तो आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर और इकोसिस्टम। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोग अपना लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर पढ़ चुके हैं, है ना। लिथोस्फेयर का मतलब क्या हो गया? धरती का ऊपरी भाग, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर, यानी कि उसको हम लोग दूसरा नाम क्या दिए थे? अर्थ क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे हाइड्रोस्फेयर, जहां पे कि आपको वाटर बॉडीज देखने को मिल जाए, फॉर एग्जांपल पॉन्ड, रिवर, लेक, सी, ये सारा हमारा क्या है? वाटर बॉडीज है। और इन्हीं सबको हम लोग क्या कहते हैं एक शब्द में? हाइड्रोस्फेयर। कोई दिक्कत नहीं। आज हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि आपका जो एक लेयर है एयर का, अब समझते हैं कि ये एयर का लेयर क्या है, समझते हैं। सबसे पहले इट इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अब मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है? एक अर्थ है, इस प्रकार का गोल है, ठीक है। इसके ऊपर आपका एक लेयर है, यानी कि एक क्या है? एक चादर इस प्रकार का चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ओजोन अलग चीज है, ओजोन अलग है, वो भी कभी टॉपिक आएगा तो वो भी पढ़ेंगे हम लोग, वो अलग चीज है। ओजोन एक अलग चीज है, लेकिन एटमॉस्फेयर एक अलग चीज है। सबसे पहली बात, ओजोन आपको इसके बाहर देखने को मिलता है, ऊपर, लेकिन एटमॉस्फेयर आपको अर्थ के अंदर देखने को मिलता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बात समझ रहे हो? तो ओजोन अलग चीज है, ओजोन का टॉपिक आएगा तो भी हम लोग उसको पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला हमारा क्या? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, ये जो आप बाउंड्री लाइन देख रहे हैं अर्थ का ब्लैक कलर से, इसके अंदर वाले पार्ट में एक चादर के जैसा आपको ऐसा देखने को मिलेगा, एक लेयर मिलेगा आपको, थीन लेयर, उसी को हम लोग कहते हैं अपना एटमॉस्फेयर। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वाटर हो, एनिमल हो, प्लांट हो, कुछ भी हो, क्या हम लोग एक शब्द में कह सकते हैं हम लोग अपने एटमॉस्फेयर के नीचे हैं? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग नीचे हैं, धरती पे हैं, और ये हमारा कहाँ रहता है? बहुत ऊपर रहता है, ये लेयर हमारा बहुत ऊपर रहता है, उसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर से एक बार, इट इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, यानी कि ये जो अर्थ का जो अंदर वाला भाग आपको देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर एक चादर चढ़ा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं अपना एटमॉस्फेयर। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग एटमॉस्फेयर के अंदर हैं? कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। यहाँ पे एक नया वर्ड है आपके लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कोई बता सकता है? हाँ, अर्थ के नीचे आप कह सकते हैं कि एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा चुंबक है जो कि किसी भी चीज को वो अपनी ओर खींचता है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो। हाँ, सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ये हो गया कि हमारा धरती के नीचे एक ऐसा चुंबक है जो भी किसी भी चीज को अपनी ओर खींचता है। जैसे चुंबक क्या करता है? जो लोहा है, जो मेटल है हमारा, उसको क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। उसी प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या करता है? हर एक चीजों को खींचता है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको अपनी ओर खींचता है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसको हम लोग समझ सकते हैं ऐसे, हमारे सामने है एक स्माइली बॉल। क्या है ये? स्माइली बॉल है, ये स्माइल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो मान लीजिए कि इसको हम लोग यहां से इसे छोड़ेंगे, और इसको कहां जाना चाहिए? यहीं पे इसको रहना चाहिए, इसको रहना चाहिए यहीं पे, इसको छोड़ देंगे यहीं पे तो यहीं पे रहना चाहिए, लेकिन ये हमेशा जाएगा नीचे। नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि एक चुंबक है जो कि इसको क्या कर रहा है? खींच रहा है अपनी ओर। कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसको समझते हैं हम लोग, ऐसे यहाँ पे है स्माइली, इसको छोड़े, नीचे चला गया नीचे। इसको ये ऊपर भी जा सकता था, लेकिन ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण ये क्या कर दे रहा है? किसी भी चीज को अपनी ओर खींच दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसको भी हम लोग अभी समझेंगे। देखो यहाँ पे, तो इसको हम लोग यहाँ से छोड़ेंगे इसे,
ऐसे छोड़ दिए, ये नीचे गिरा, ये ऊपर भी जा सकता था लेकिन ये ऊपर नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि ऊपर में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, नीचे में ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि किसी भी चीज को अपनी ओर खींच रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब ऐसे जैसे मान लीजिए कि आपको हम उठाए और एक बार ऐसे उछाल दिए, ठीक, आपको उठा के एक बार हम ऐसे ऊपर फेंक दिए इसे, तो आप क्या हो जाएंगे? नीचे गिर जाएंगे, है ना? क्यों गिर जाएंगे? क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि जैसे ही आप, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स केवल कहां तक है? इस धरती के यानी कि इस अर्थ के अंदर तक ही है। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाहर यदि आप चले जाएंगे तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स देखने को नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं। और कोई प्लैनेट नहीं है क्या ग्रेविटेशनल फोर्स? नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं खोजा गया है। अभी फिलहाल एक ऐसा अर्थ ही है जहां पे कि आपको ये सब चीज देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है? हालांकि साइंटिस्ट तो इसमें पता लगा ही रहे हैं कि ऐसा और भी कौन सा प्लैनेट है जहां पे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमको देखने को मिल रहा है ना? इस पे रिसर्च अभी हमारा चल रहा है। तो हाँ, कम है। जैसे हमारा मून, चांद, वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स है लेकिन बहुत कम है, इतना ज्यादा कम है कि यदि आपको एक बार उछाल दिया जाए तो आप ऊपर ही रहेंगे, कभी धरती पे नहीं आ पाएंगे, यानी कि मून पे कभी लैंड नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार का है। बात समझ में आ रहा है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स केवल और केवल अभी फिलहाल हमको समझना क्या है कि इसके अंदर ही है, यानी कि इसके अंदर आपको कहीं पे भी यदि फेंका जाए तो आप दोबारा लौट के धरती पे ही गिरेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बाहर यदि आपको जाके एक बार इसे उछाला जाए तो आप उछाले जाएंगे और वहीं पर आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम इस बॉल को लेके इस धरती के बाहर गए, ठीक, और धरती के बाहर जाके इस बॉल को यहीं पे छोड़ दिए तो ये यहीं पे रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि धरती के बाहर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। यदि रहता तो वो नीचे आता, लेकिन नहीं है तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा। यदि यहाँ पे इसको छोड़ते तो यहीं पे ये रह जाता, नीचे नहीं गिरता। तो आप बात समझा क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हर एक चीजों को अपनी ओर खींच रहा है, वही ग्रेविटेशनल फोर्स इस एटमॉस्फेयर को होल्ड किए हुए है, यानी कि रोके हुए है। कोई दिक्कत नहीं। यदि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये अपने आप में कहीं भटकता रहता, कभी इधर कभी उधर, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स इस एटमॉस्फेयर को, धरती के अंदर वाले एक लेयर को जो चादर जैसा है उसको क्या करके रखता है? होल्ड करके रखता है, रोक के रखता है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? उसके बाद फिर आगे क्या है? इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। एक बात आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे पास जो सनलाइट आता है वो डायरेक्ट सनलाइट सन से नहीं आता है ना? वो पहले आता किस पे है? इस धरती के ऊपर वाले सरफेस पे, यानी कि ब्लैक वाले पे आता है। उससे टकरा के फिर किस पे आएगा? एटमॉस्फेयर पे आएगा। यानी कि ये जो एक थीन लेयर है ये वाला, ये ही तो हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर है ना? ये एक चादर के जैसा ऊपर चढ़ा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आया हमारा कहाँ पे? सूरज का रोशनी, सनलाइट, धरती के ऊपर वाले हिस्से पे। उसके बाद आया हमारा किस पे? एटमॉस्फेयर पे। तो ये एटमॉस्फेयर हमको किस चीज से बचाता है? हार्मफुल एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। आपको जान के मालूम हो, आपको जान के बड़ा हैरानी होगा कि यदि डायरेक्ट सनलाइट हमारे ऊपर पड़े कैंसर हो जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं स्किन कैंसर। सर कोई जगह जहाँ पे वो मतलब एटमॉस्फेयर का लेयर है नहीं तो आप बोल रहे हो कैंसर हो गया। जैसे इसको समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है हार्मफुल एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, ये क्यों लिखा हुआ है इसको समझते हैं। इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपको थोड़ा सा हम लोग पीछे लेकर चलेंगे। ये है हमारा धरती और ये है धरती का हमारा 3 लेयर। ठीक है, सबसे ऊपर वाले लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन। ओजोन लेयर क्या कहते हैं? ओजोन लेयर। कोई बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर नहीं है, पहले हमारा वो धरती का जो एक सरफेस है वो है। ठीक, हाँ, नहीं लिथोस्फेयर नहीं, लिथोस्फेयर तो हमारा ये लैंड वाला हिस्सा होता है। समझे बात को? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है हमारा ये अंदर वाला पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब जब सूरज का रोशनी आता है तो उसमें ना कुछ कुछ हार्मफुल सनलाइट रहता है, यानी कि यदि वो डायरेक्ट हमारे शरीर पे पड़े तो वो हमको नुकसान कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ओजोन लेयर क्या करेगा? उसको वहीं पे रोक लेगा।
ठीक है। उसको रोकने के बाद आएगा किस पे, धरती के सरफेस पे आएगा, उसके बाद आएगा किस पे, एटमॉस्फेयर पे आएगा। लास्टली एटमॉस्फेयर उन सारे चीजों को वहीं पे रोक के वापस कर देगा जो कि हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, जो कि हमको नुकसान कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं, अब बात समझ में आ रहा है। तो ये एटमॉस्फेयर हमारा क्या करता है, हमको सनलाइट यानी कि जो सनलाइट में जो थोड़ा सा हार्मफुल चीजें रहती हैं उससे हमको वो बचा के रखता है। जैसे यदि डायरेक्ट सनलाइट हमारे ऊपर पड़े तो हमको क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, हमारा जो स्किन है वो जल सकता है, वहाँ पे वो खराब हो सकता है। वो कोई दिक्कत नहीं है समझने में, बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। हालांकि थोड़े क्लास आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा सा हम लोग डीपली इसके बारे में जानेंगे भी, ठीक ना, कोई दिक्कत। इसमें अब आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। आपको इस एटमॉस्फेयर में हर एक चीज देखने को मिलेगा, धूल भी देखने को मिलता है, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, हाइड्रोजन भी, हर एक गैस देखने को मिलता है, धूल भी देखने को मिलता है, वाटर वेपर भी देखने को मिलता है। मतलब ये कि इस एटमॉस्फेयर में आपको हर एक प्रकार के गैस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस आपको धूल, मिट्टी, बहुत कुछ इसमें आपको उड़ता हुआ नजर आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। उसके बाद हमारा एक है टॉपिक जिसका नाम है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, लैंड, वाटर एंड एयर। यदि आपको मन कर रहा है कि हम लोग अलग अलग इसका नाम ना ले, यानी कि वाटर का नाम अलग नहीं ले, फिर से लैंड का नाम अलग नहीं ले, एयर का नाम अलग नहीं ले, और तीनों को एक साथ बोलना चाहे तो हम लोग क्या कह सकते हैं, बायोस्फीयर कह सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा मन कर गया कि हम इन तीनों का अलग अलग नाम ना लेके हम एक नाम ले ले, तो क्या ले लेंगे, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि जब हम लोग इन तीनों चीजों को मिला देंगे तो हम लोग कहेंगे कि वो बायोस्फीयर है। क्या है हमारा, पहला लैंड, वाटर और एयर। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो अब जरा हमको बताओ, अभी यदि कुछ देर के लिए मान लो कि बायोस्फीयर हमारे सामने नहीं है, ठीक है, हम अभी बायोस्फीयर नहीं पढ़े हैं मान लो, तो क्या हम लोग कहते कि हम लोग लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के अंडर में रहते हैं, बिल्कुल कहते। लेकिन अब हम लोग क्या कहेंगे, किसके अंडर में रहते हैं, बायोस्फीयर के अंडर में रहते हैं, क्योंकि बायोस्फीयर के कैटेगरी में, यानी कि जो बायोस्फीयर है इसमें हमारा लैंड भी आ जा रहा है, लैंड मतलब कौन, लिथोस्फीयर, वाटर भी आ जा रहा है मतलब कौन, हाइड्रोस्फीयर, एयर भी आ जा रहा है मतलब कौन, एटमॉस्फेयर। कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा बायोस्फीयर क्या है, इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। इन तीनों चीजों को जब हम आपस में मिला देंगे तो हम लोग कहेंगे कि हम बायोस्फीयर में हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। तो हमारा जो लाइफ प्लांट एनिमल पे इस प्लानट पे जो हमारा लाइफ हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं, हम लोग अपने जीवन को जी पा रहे हैं, तो वो किसके वजह से, बायोस्फीयर के वजह से। क्यों, क्योंकि हमारे रहने के लिए यहाँ पे धरती भी है, पीने के लिए पानी भी है, सांस लेने के लिए हवा भी है। कोई दिक्कत नहीं। बायोस्फीयर हमारा क्या था, मेनली तीन चीज का कॉम्बिनेशन है, लिथोस्फीयर यानी कि लैंड, हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर, उसके बाद एटमॉस्फेयर यानी कि एयर। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया, इसमें कहीं पे भी कोई समस्या। अब तो अब यदि आपसे पूछा जाए कि यहाँ तक आप क्या क्या पढ़े हैं अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में, तो सबसे पहले क्या कहेंगे हम लोग, लिथोस्फीयर। क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर यानी कि लैंड। कोई दिक्कत नहीं। लैंड में हमारे कौन कौन आ जाएंगे, माउंटेन, वैली, प्लेन, ये सब चीज ये हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर हमारा था हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में हमारे सारे वाटर बॉडीज आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल लेक, पॉन्ड, ओशन, रिवर, सी, ये सब। उसके बाद हम क्या पढ़े हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़े हैं। एटमॉस्फेयर हमारा क्या है, ये जो हमारा जो अर्थ है इसके नीचे हमारा एक क्या है, एक थीन लेयर है, किस चीज का, जो एक थीन लेयर है उसी को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर, और वो हमको बचाता है बहुत सारी चीजों से। जो डायरेक्ट सनलाइट आता है उससे हमको बचाता है। यदि हमारे बॉडी पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा तो हमको क्या हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, जिससे कि हम लोगों को ये बचा के रखता है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो इन तीनों का जो हमारा कॉम्बिनेशन है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को एक साथ यदि हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे बायोस्फीयर। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग कहाँ पे रहते हैं अभी फिलहाल, बायोस्फीयर में। कोई दिक्कत नहीं। तो बायोस्फीयर हमारा क्या है, लैंड, वाटर और एयर जब आपस में ये तीनों मिलते हैं और किसी को
किसी के फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। जैसे हम लोगों को जीने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, जमीन चाहिए रहने के लिए, है ना। तो हम लोग किस पे डिपेंड है, बायोस्फीयर पे डिपेंड है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि डिपेंड तो हम लोग लिथोस्फीयर पे हैं, हाइड्रोस्फीयर पे हैं, एटमॉस्फेयर पे हैं, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि इन तीनों का नाम ना लेके एक नाम ले ले, वो नाम क्या हो जाएगा हमारा, बायोस्फीयर। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ आ गया, इसमें कोई डाउट, आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारा इसमें एक नया टॉपिक है जिसका नाम है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कि अपने से ही मतलब रखता हो, उसको देश दुनिया से मतलब नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फॉरेस्ट, जंगल। यदि आप जंगल में जाएं तो जंगल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, पेड़ पौधा मिलेगा, जानवर देखने को मिलेगा आपको। यदि पेड़ के फॉरेस्ट के बीच में यदि तालाब है तो तालाब भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो क्या जंगल में रहने वाले जानवर कभी किसी बाहर वाले चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं क्या, नहीं रहते हैं। यानी कि उसका पूरा का पूरा जो जीवन है वो एक जंगल में ही गुजर जाता है। उसको क्या चाहिए, खाना चाहिए, खाना जंगल में मिल जाएगा, पानी चाहिए, पानी जंगल में मिल जाएगा, जमीन चाहिए, जमीन तो जंगल है ही, है ना। यानी कि उसको हर एक चीज जो चाहिए उसको एक ही जगह पे मिल जा रहा है, वही है हमारा इकोसिस्टम, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, पॉन्ड, तालाब। तालाब में मछली रहती है, क्या मछली को कभी भी बाहर जाते हुए देखे हो, पानी से बाहर, कि वो पैदल जा रही हो, पैदल जा रहे हो और वहां से अपना भोजन लेके आ रहा हो, ऐसा आप कभी देखे हैं, नहीं देखे। यानी कि उसको जो कुछ उसको चाहिए वो सारा का सारा उसके तालाब में ही है। तो हमारा क्या हो गया, एक इकोसिस्टम, है ना। जैसे हम जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमको कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि हमको बिस्किट खरीदना हो तो हम दुकान जाएंगे, है ना। यानी कि हम अपने जरूरत के सामान को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकले और दुकान गए और खरीद के लेते आए, है ना। तो ये हमारे लिए एक इन्वायरमेंट हो गया, ये एक इकोसिस्टम हो गया। लेकिन हर एक किसी का इकोसिस्टम अलग अलग होता है। हमारे लिए पूरा बहुत बड़ा जो है ये हमारा इकोसिस्टम है ना। लेकिन अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग इकोसिस्टम है। जैसे फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, मतलब क्या कि फॉरेस्ट में रहने वाले जितने भी जानवर हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर लिविंग बीइंग है, प्लांट है, कोई भी है, उनको अपने जरूरत को पूरा करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, उसको वहीं पे हर चीज़ मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो खैर इसके डेफिनेशन पे देखते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। The relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding, ध्यान से देखिए, organism and their surrounding form an ecosystem। यानी कि जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मतलब हो केवल और केवल किससे, अपने आसपास के जगह से, अपने आसपास के चीज़ों से, तो वहाँ पे हमारा जो एक सिस्टम बनता है उसको हम लोग कहते हैं इको सिस्टम। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा जंगल। क्या जंगल वाले जानवर को कभी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उसको हर एक चीज़ वहीं पे मिल जाता है, तो वो एक हमारा क्या है, एक इको सिस्टम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम। चलिए उसके बाद क्या है, देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज फॉरेस्ट। सही बात है, इकोसिस्टम हमारा एक फॉरेस्ट भी हो सकता है, वहाँ पे आपको हर चीज़ देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे लिए इकोसिस्टम क्या है, हमारे आसपास जो कुछ है वो हमारे लिए इकोसिस्टम है। जैसे हमको यदि मान लीजिए रिवर चाहिए तो रिवर बगल में है, गंगा नदी यहाँ पे गांधी मैदान के बगल में, तो वो हो गया हमारा रिवर। हमको मान लीजिए हमको चाहिए भोजन तो हमारे लिए किराना दुकान है, वहाँ पे चले जाएंगे, है ना। हमको चाहिए पानी, हमारे घर में पानी आ रहा है, वो हो गया हमारा क्या, कोई दिक्कत। हमको चाहिए प्लेग्राउंड खेलने के लिए, पार्क चले जाएंगे। तो इतना बड़ा जो है ये हमारा क्या है, एक इकोसिस्टम ही तो है। यानी कि हम अपने ज़रूरत के सामानों के लिए ट्रैवल करते हैं और अपनी चीज़ों को पूरा कर लेते हैं, है ना। लेकिन ये तो हो गया हमारा इकोसिस्टम, लेकिन हर एक कैटेगरी के एनिमल का, प्लांट का क्या है, अलग अलग इकोसिस्टम है। जैसे फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम है ना। जंगल में जानवर को चाहिए खाना, उसको जंगल में मिल जाएगा। जंगल में चाहिए जानवर को पानी, उसको तालाब मिल जाएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। रहने के लिए उसको घर चाहिए, वहाँ पे हो सकता है कि यदि गुफा है तो गुफा में रहता होगा, या फिर जंगल है तो जंगल में रहता होगा, बहुत घना जंगल है तो जंगल में रहता होगा। बस समझ में आ रहा है। तो हमारा एक जंगल भी क्या है, एक इन्वायरमेंट है, यानी कि एक इकोसिस्टम है। बस समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा पार्क। पार्क में आप यदि गौर से कभी बैठ के नीचे जमीन में देखेंगे तो आपको चींटी छोटा छोटा नजर आएगा, है ना। उस चींटी को जो भोजन चाहिए या फिर जो पानी चाहिए या फिर जो कुछ भी चाहिए उसको, क्या वो पार्क के बाहर जाएगा, क्या नहीं जाएगा पार्क के बाहर, उसको हर एक चीज पार्क में ही मिल जाएगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं।
तो हमारा पार्क यानी कि ग्रासलैंड भी हमारा क्या हो गया, एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद डेजर्ट, डेजर्ट भी हमारा एक इकोसिस्टम है। जैसे आप राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान में आपको बहुत बहुत दूर में हमारा एक छोटा सा तालाब भी मिलता है ना, पेड़ पौधा भी मिलता है, बहुत सारे जानवर भी मिलते हैं। क्या वो कहीं डेजर्ट से बाहर जाते हैं क्या अपने सामान को पूरा करने के लिए? जैसे मान लीजिए, हाँ, रेगिस्तान में तो पानी नहीं है। नहीं, राजस्थान में पानी है लेकिन बहुत कम है। पानी है लेकिन बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, मतलब ये कि बहुत दूर दूर को आपको ट्रैवल करना पड़ेगा तब आपको जाके पानी मिलेगा। लेकिन राजस्थान में भी पानी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो फॉरेस्ट सॉरी डेजर्ट भी हमारा क्या एक इकोसिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे डेजर्ट में हमारा पाया जाता है रेटल स्नेक, आपको मालूम होगा, जो कि बालू में घुस घुस के रहता है ना। तो क्या उसको यदि भोजन चाहिए तो क्या वो अपने बालू यानी कि अपने रेगिस्तान को छोड़ के वो बाहर जाएगा क्या भोजन के लिए? नहीं, उसको रेगिस्तान में हर चीज मिल जाएगा। तो वो भी हमारा हो गया एक इको सिस्टम, है ना, उसको अपने जरूरत का सामान वहीं पे मिल जा रहा है, तो वो भी। हाँ, रेगिस्तान में बालू में छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा भी होता है, तो वो भी हमारा क्या हो गया, एक इको सिस्टम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने माउंटेन पे। माउंटेन भी एक इको सिस्टम है, पहाड़, क्योंकि पहाड़ के ऊपर आपको पेड़ पौधा मिलेगा, जानवर मिलेगा, बंदर मिलेगा, जंगल के पहाड़ के ऊपर आदमी भी रहते हैं बहुत सारे घर बना के, तो वो भी हमारा क्या हो गया, एक इको सिस्टम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। उसके बाद हमारा लेक, तालाब, तालाब तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इकोसिस्टम का, क्योंकि वहाँ पे जो मछली रहते हैं वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, वो केवल केवल अपने इन्वायरमेंट पे ही डिपेंड है, यानी कि जहाँ पे वो पानी में रह रहे हैं वहीं पे वो डिपेंड है। सांप भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है हमारा रिवर, नदी, समुद्र, ये सारा का सारा हमारा क्या है, एक इकोसिस्टम का ही तो एग्जाम्पल है। तो अब यदि आपसे कोई पूछ दे कि बेटा बताओ इकोसिस्टम क्या है, तो क्या बोलोगे? इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए जो कुछ भी चाहिए उसको वहीं पे मिल जाता हो, अपने आसपास ही मिल जाता हो, उसको हम लोग कहते हैं अपना एक इकोसिस्टम, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इकोसिस्टम में हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम एक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो गया, इकोसिस्टम हो गया। जैसे हमको चाहिए क्या, फूड चाहिए, तो हम कहाँ से लेंगे, प्लांट से लेंगे। प्लांट से हमको चाहिए क्या, फूड। फिर प्लांट को हमसे क्या चाहिए, वाटर चाहिए, कि ये बच्चा आएगा डेली हमको पानी दे देगा तो हम अपने भोजन को बनाएंगे। कौन चाहेगा, ये प्लांट चाहेगा। मतलब ये कि हम प्लांट के ऊपर डिपेंड हैं तो प्लांट भी मेरे ऊपर डिपेंड है। तो इकोसिस्टम में यानी कि इन्वायरमेंट में हर कोई एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया, इसमें तो कोई समस्या नहीं, कोई डाउट नहीं। तो अब इकोसिस्टम भी आपका क्लियर हो गया, बायोस्फीयर भी क्लियर हो गया और एटमॉस्फेयर भी क्लियर हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो, अब यदि आपसे कोई पूछ दे कि लिथोस्फीयर क्या होते हैं, जितने भी हमारे धरती वाले पार्ट हैं, यानी कि जो भी हमारा लैंड है, जहां जहां आपको लैंड दिख रहा है वो हमारा क्या हो गया, लिथोस्फीयर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये रिवाइज हो रहा है एक बार आपका, ठीक है। लिथोस्फीयर हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़े थे हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर हो गया हमारा कौन, वाटर बॉडीज, जितने भी आपको पानी के बॉडी पानी जहाँ पे भी आपको दिख रहे हो, जिस भी रूप में दिख रहे हो, वो हो गया हमारा हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारा क्या है, मेनली एक एयर का क्या है, एक लेयर है, थीन लेयर है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर माने कि यहाँ से बहुत दूर ऊपर में एक ऐसा हमको मिलेगा और उसी के नीचे में यानी कि उसी के अंदर हम लोग अपना सर्वाइव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये भी है, ये भी आपका सेकंड चैप्टर में मिलेगा। सेकंड चैप्टर में यही चीज पढ़ना है कि कितना दूर तक, हालांकि एटमॉस्फेयर का भी अलग अलग पार्ट है ना, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 में, कोई दिक्कत नहीं। चलो, उसके बाद हमारा था बायोस्फीयर। जब इस लिथोस्फीयर को, इस एटमॉस्फेयर को और जब इस हाइड्रोस्फीयर को आपस में हम लोग कनेक्ट कर देंगे, तीनों को आपस में मिला देंगे, तो हम लोग कहेंगे एक शब्द में क्या, बायोस्फीयर। तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं तो क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर में कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया, कोई भी डाउट जल्दी बोलो। चलो, अब यहाँ पे एक सुंदर सा डायग्राम है, इसी की मदद से हम लोग समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है ना। तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक है। अर्थ के
नीचे हम लोगों को क्या क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लैंड है तो हमारा हो गया लिथोस्फीयर, ये हमारा क्या हो गया लिथोस्फीयर यानी कि लैंड, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। उसके बाद बायोस्फीयर, हाँ बायोस्फीयर को जरा यहाँ पे देखो तो, बायोस्फीयर को 1 मिनट रुक जाओ, आगे पहले देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर, ये ऊपर वाले लेयर को हम लोग क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं एयर कह सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। और ये हो गया हमारा हाइड्रोस्फीयर, और यहाँ पे पानी बना हुआ है तो ये हो गया हमारा वाटर, कोई दिक्कत नहीं। वाटर किसी भी रूप में हो सकता है, पॉन्ड में, लेक में, सी में, ओशन में, रिवर में, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, ये हमारा पहाड़ से हमारा पानी बह रहा था तो इसको हम लोग लोकेट कर दिए वाटर से, और यहाँ पे हमारा जमीन खाली था तो इसको हम लोग लोकेट कर दिए लैंड से, और ये ऊपर वाले को हम लोग पार्ट को डिनोट कर दिए एटमॉस्फेयर से, हवा से, कोई दिक्कत नहीं। अब जब इन सारे चीज़ों को, इन तीनों चीज़ों को लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर को आपस में एक साथ जोड़ देंगे तो उसको हम लोग कहेंगे बायोस्फीयर, कोई दिक्कत नहीं। जरा देखो तो यहाँ पे एक ब्लैक रंग का सर्किल बना हुआ होगा, क्या ये ब्लैक रंग का ये जो यहाँ पे सर्किल बना हुआ है वो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर को आपस में कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है क्या, जरा देखो तो। अच्छा, यहाँ से ये ले लिया क्या लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर ले लिया, लैंड ले लिया, ऊपर से ले लिया ये क्या एटमॉस्फेयर, और यहाँ से ले लिया ये हाइड्रोस्फीयर, तो ये आपस में जब कनेक्ट हो गया एक सर्किल के रूप में तो इसको हम लोग कह दिया अपना बायोस्फीयर, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि आपसे कोई पूछ दे कि बायोस्फीयर क्या है, तो बायोस्फीयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो चारों चीज आप देख पा रहे हैं इसको हम लोग एक साथ कहते हैं डोमेन्स ऑफ द अर्थ, क्या कहेंगे डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब यदि आपसे कोई पूछ दे, यहाँ से बाहर निकले और कोई पूछ दे बेटा आज क्या पढ़े हो, तो क्या बोलोगे डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब यदि वो फिर से पूछ दे कि बेटा बताओ डोमेन्स ऑफ द अर्थ में क्या क्या होता है, तो क्या बोलोगे हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और लिथोस्फीयर, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। अब यदि दोबारा पूछ दे कि बेटा बताओ हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, कि जितने भी वाटर बॉडीज है वो सारे हमारे हाइड्रोस्फीयर है। फिर से पूछ दे कि बेटा बताओ लिथोस्फीयर क्या है, तो क्या बोलोगे जितने भी हमारे लैंड हैं, यानी कि जो जमीन है, धरती के ऊपर वाला जो भाग हमको जहां जहां तक देखने को मिलेगा वो हमारा हो गया लिथोस्फीयर। अब यदि कोई पूछ दे कि बेटा एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है एक थीन लेयर है, किसका एयर का, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। अब यदि कोई पूछ दे कि बेटा बताओ बायोस्फीयर क्या है, तो बायोस्फीयर हमारा हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का कॉम्बिनेशन है, जब इन तीनों को आपस में मिला देते हैं तो हमारा बनता है बायोस्फीयर, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो अब इन चारों को हम लोग एक साथ नाम देंगे डोमेन्स ऑफ द अर्थ, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक हो तो इसके नीचे में लिखा हुआ है डोमेन्स ऑफ द अर्थ, कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी में है ये चीज होगा। तो ये हमारा हो गया डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो क्या यहाँ पे लिख दिया जाए डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग इसको लिख देते हैं डोमेन्स ऑफ द अर्थ, कोई दिक्कत नहीं। तो अर्थ में आपको मेनली 4 चीज देखने को मिलते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन को एक साथ कहेंगे बायोस्फीयर। इन चारों चीजों को हम लोग एक साथ आप कह देंगे क्या डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब इसमें कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, पूरा चीज समझ में आ गया है। यहीं पे हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट का टॉपिक जो था वो खत्म होता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने ह्यूमन इन्वायरमेंट पे। कोई भी दिक्कत इसमें, कोई डाउट हो तो अभी टाइम में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कोई डाउट, समझ में आ गया हर चीज़, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, चलो क्लास ओवर किया जाए। चलिए, इसमें यदि कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे। और इसमें अब यदि कहीं पे डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं, या तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में भी इसको डिस्कस कर लेंगे। कोई डाउट है इसमें? चलिए क्लास ओवर किया जाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।